गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लॉथिंग टेक्सटाइल की यूनिट चल रही है उसमें कल का जो क्लास था लिनन का क्लास था। ओके, उसमें हम कल देखे थे कि लिनन के इंट्रो से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, लिनन को कितने नामों से हम जानते हैं, लिनन की खेती कैसे की जाती है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ठीक ना, उसके कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं इन सारे को लेकर। आज हम देखते हैं कि हमारा जो लिनन है उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक ना, कल की जितनी इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट क्लास है। समझ रहे हो ना? आज भी देखोगे तो लिनन का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक ना, तो आइए हम देखते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं कि हमारे लिनन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, पहला ही देखो कि लिनन की विशेषताओं को हम दो भाग में बांट देते हैं। पहला तो होता है भौतिक और दूसरी विशेषता होती है रासायनिक। ठीक ना, भौतिक जो हमारी विशेषता होती है हमारे बाह्य स्वरूप से संबंधित होती है। ठीक ना, जबकि केमिकल होता है तो हम देखते हैं कि हमारे केमिकलों का जितने रसायन होते हैं उसका हमारे लिनन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, पहला हमारा जो भौतिक विशेषता है उसमें पहला जो पॉइंट है कंपोजिशन है, संगठन है। यानी हमारा जो लिनन है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। समझ रहे हो ना, किन किन चीज़ों से लेकर बना है। तो पहला ही देख रहे हो कि हमारे लिनन में 71% सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक ना, सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है? 71%। वाटर कितना होता है? 11% होता है। पेक्टिन कितना होता है? 9.5% होता है। शेष जो अशुद्धियाँ होती हैं वो 6% होती हैं। ठीक ना, ये तो हमारा जो संगठन होता है, ये जितना हमारा कंपोजिशन है यह कच्ची अवस्था का है। जब हमारा लिनन कच्ची अवस्था में होता है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। जब यही लिनन पक्की अवस्था में आता है तो सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज लगभग तो उतना ही है, 70% ही होता है। यहाँ 71 और 70% में मत कन्फ्यूज होइएगा, सेल्यूलोज की मात्रा उतनी ही होती है। जबकि ये जो पेक्टिन है ना, ये पेक्टिन जो आपका है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो परसेंटेज होता है 2.4% हो जाता है। ओके, यहाँ बस इतना ही चेंज होता है, अशुद्धियाँ उतना ही रहती हैं जितना यहाँ पे है। ठीक ना, वही पेक्टिन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? फैट में। ये तो हमारा हो गया क्या? हमारे लिनन का कंपोजिशन हो गया। आई बात समझ में? पहला ही यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लिनन में कितना % सेल्यूलोज की मात्रा होती है। पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है लंबाई। ये समझ लो कि लिनन की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, यह हमारे वानस्पतिक तंतुओं में, समझ रहे हो ना? देखो, प्राकृतिक तंतु मत समझिएगा, वानस्पतिक तंतुओं में जितने वेजिटेटिव फाइबर हमारे हैं उसमें इसकी लंबाई जो होती है 10 से 40 इंच होती है, क्योंकि यह वानस्पतिक तंतुओं में सबसे लंबा फाइबर होता है। आई बात समझ में? सबसे लंबा फाइबर। अगर यही प्राकृतिक जगत में पूछ दे, समझ रहे हो ना, कि प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा फाइबर कौन है, तो इसमें और उसमें अंतर हो जाएगा। वानस्पतिक अलग हो गया, प्राकृतिक अलग हो गया, है तो प्राकृतिक में ही वानस्पतिक है। समझ पा रहे हो? लेकिन प्राकृतिक तंतु अब किसको हम लेके चलेंगे? सिल्क को लेकर चलेंगे। प्राकृतिक तंतुओं में अब सबसे लंबा तंतु कौन हो जाएगा? सिल्क हो जाएगा। जबकि वानस्पतिक तंतु में सबसे लंबा कौन हो गया? लिनन हो गया। आई बात समझ में? अगर एक वर्ड इधर उधर होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना? इसलिए एक एक लाइन को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, यहाँ से आपका तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, इसका जो व्यास होता है 15 से 18 माइक्रोन होता है।
व्यास को समझते हो ना, जैसे ये मान लो धागा है ना, तो इसका जो ये वाला भाग है, ऐसे ऐसे जो रेशा का हम लेंगे तो ये वाला जो भाग है वही उसका माइक्रोन होता है। आई बात समझ में? देखो अगर सही में आपको पढ़ना है ना, एक एक लाइन के एक एक शब्द को डीप से पढ़ो, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई बात समझ में? अब देखो ये हमारा क्लियर हो गया कि माइक्रोन कितना हो गया, 15 से 18। लंबाई कितनी हो गई, 10 से 40। क्लियर? आगे चलें। अब आते हैं कलर पे, उसका रंग कैसा होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखेगा कि लिनन का जो प्राकृतिक रंग होता है, शुरुआत में जो नेचुरल रंग है उसका, जो नेचर में उसके होता है, वह कैसा होता है, क्रीम होता है। हल्का क्रीम मतलब येलो, समझ लो हल्का येलो कलर का लिया हुआ रहता है, जो बाद में क्या हो जाता है, सफ़ेद होते होते ग्रे कलर का हो जाता है। लेकिन अगर यही इसकी रेटिंग प्रक्रिया होती है, जब हम ये ड्यू रेटिंग बताए थे कल ना, वो उस प्रक्रिया में ये क्या हो जाता है, इस प्रक्रिया में इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। जब हम ओस में गलाते हैं इसको, वहाँ पे इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। क्लियर है? 3 बातें यहाँ क्लियर है कि नहीं है? 3 बातों को यहाँ ध्यान देना है। लंबाई, माइक्रोन, शुरुआत में कैसा कलर हुआ, क्रीम हुआ, धीरे धीरे एलोइस हो, क्रीम एलोइस है, धीरे धीरे क्या हुआ, सफ़ेद होते होते ग्रे कलर का हो गया। जब हम इसको ओस में गलाए तो ये कैसा हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। नेक्स्ट जो होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसका कैसा होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसका यह देखने में इसकी संरचना कैसी होती है, और ये समझ लो कि यह हमें अगर टेस्ट करना है किसी फाइबर का तो सबसे विश्वसनीय होता है, सबसे विश्वसनीय टेस्ट है ये समझ लो, माइक्रोस्कोपिक हमारा जो टेस्ट होता है। तो इसलिए जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका रेशा जो होता है, ठीक ना, इसका रेशा जो होता है बेलनाकार होता है, ठीक ना, बेलन के आकार का होता है। जो क्या होता है, यहाँ देखो स्ट्रक्चर में यह कैसा है, यह देखो, यह बेलन के आकार का है, ठीक ना, यह बेलन के आकार का है, ऐसे होता है ना। यहाँ दिख नहीं रहा है, जो दोनों सिराओं पर जाते जाते ऐसा क्या हो जाता है, नुकीला हो जाता है, ठीक ना। अब देखो यही लिखा होगा कि इसका चौड़ाई से पतला होता क्या होता है, जब यहाँ धीरे धीरे पतला होते होते इसके दोनों सिराएं कैसी दिखती हैं, नुकीली दिखती हैं। आई बात समझ में? ये तो इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखते हैं हम, यहाँ तक बात क्लियर है। किसी एक वर्ड को छोड़ना नहीं है, एक एक वर्ड को पकड़ के रखना है, क्योंकि हर वर्ड से आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, मजबूती की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि लिनन बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है ये, हमारे जो कॉटन पड़े हो ना, उससे 3 गुना मजबूती इसकी अधिक होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, यह इसकी जो मजबूती होती है 3 गुना अधिक होती है, किससे, कपास से। आई बात समझ में? नेक्स्ट इसको हम लस्टर की बात अगर करते हैं, चमक जो होता है, तो इसकी जो चमक होती है बिल्कुल सिल्क के समान होती है। और यह समझ लो कि इसकी जो चमक होती है ना, ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में बहुत शाइनिंग किया फिर बाद में इसका चमक खत्म हो गया, नहीं, इसकी चमक जो होती है बिल्कुल शाइनिंग करती ही रहती है, चमक हमेशा बनी रहती है। आई बात समझ में? अब देखो इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें, प्रत्यास्थता की बात करें, तो लिनन में कोई भी लोचमयता होती नहीं है। इसमें प्रत्यास्थता का भी अभाव होता है और प्रतिस्कंदता का भी अभाव होता है। रेजिलेंसी ना तो होती है, ना तो इसमें इलास्टिसिटी होती है। क्यों? क्योंकि यह एक क्या है, सेल्यूलोजिक फाइबर है। आई बात समझ में ना? अब देखो इसमें सबसे कम यहाँ दे दिया है कि यह सबसे कम लोचमयता वाला फ्लैक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं समझते हो तो कन्फ्यूज़न भी यहाँ से बहुत क्रिएट होती है। समझ रहे हो ना कि इसमें क्या है, कपास में क्या है, उल में क्या है, सिल्क में क्या है। आप समझ लो, पढ़ लो, तो हम सबका एक सिमिलर और डिफरेंस करके चार्ट बना के दे देंगे आपको, जहाँ सारी सिमिलरिटी एक तरफ कर देंगे हम और सारा डिफरेंस एक तरफ कर देंगे,
उससे आपको जब चार्ट पढ़ लोगे तो एकदम बहुत इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा कि कपास से इसकी सिमिलरिटी क्या है और कहाँ से डिफरेंस है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है इलास्टिसिटी तक। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्कंदता। अभी बताए कि प्रतिस्कंदता या रेजिलेंसी दोनों का अभाव होता है, ना तो इसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है और ना ही इसमें रेजिलेंसी का गुण होता है। समझ पा रहे हो, इसमें भी क्या है, अभाव होता है। अब देखो यह ताप संवाहकता, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों को समझ लीजिएगा कि ना तो कपास में होता है इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी और ना ही आपके लिनन में होता है। यहाँ दोनों क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ताप संवाहकता इसके अंदर क्या है, तो यह ताप का अच्छा सुचालक होता है, ठीक ना, अच्छा सुचालक होता है, इसीलिए तो इसको गर्मी में हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये बहुत ही आरामदायक होता है, कुचालक होता तो हम गर्मी में पहन ही नहीं पाते। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है आपका, इसके अलावा ये भी देख लो, एक यहाँ पे ये भी दिया कि स्थैतिक विद्युत प्रभार निर्मित नहीं होता है। जो ही बताए थे ना कि आपका क्या होता है, जो करंट वाला गुण आ जाता है कपड़ों में, यहाँ पे लिनन में भी वो गुण नहीं आता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका क्या है, नमी को अवशोषण करने की क्षमता, ये मॉइस्चर को कितना एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना, कितना कर रहा है, 6 to 8% पानी को सोख लेता है। पानी को नमी इसका नमी सोखने की क्षमता होती है, कितनी होती है, 7 to 8%। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम रगड़ के धुलें तो इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है लिनन के तंतु पर। तो रगड़ने, पटकने अथवा पीटने का कोई हानिकारक बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत जब रगड़ कर और बहुत पीट कर धो दोगे तो इसके रेशे क्या होते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने का मतलब कि फट जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको रगड़ के नहीं धोना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले ही पढ़े हो कि लिनन क्या है, लिनन एक नाजुक रेशा होता है, बताए थे कल ना। नेक्स्ट आपका है क्लीनिंग एंड वॉशिंग। हम इसकी क्लीनिंग एंड वॉशिंग को देखें तो इसकी भी सफाई बहुत सरल होती है, कपास की तरह, ठीक ना, बहुत इजी होती है, बस संभाल के धोना होता है इसको, ठीक ना। क्यों, वहाँ पे जो थी मजबूती, कपास में 30% बढ़ती थी, लेकिन यहाँ पे नमी जब गीली अवस्था में लिनन होता है तो इसकी मजबूती कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक ना, बार बार देखने को मिलेगा। जब दोनों पार्ट को अलग से अच्छे से समझ लोगे ना, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है हमारे एक एक क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपका है दाह्यता, है यहाँ पे दाह्यता, ठीक ना, एवं सूखे ताप का प्रभाव, ठीक ना। यह भी लिनन का रेशा भी कपास के रेशे की तरह ये भी ज्वलनशील होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है ये भी, ठीक ना। और क्या है, यह यहाँ पे देखो कपास से यहीं पे तुलना कर दी गई है, ताप पर झुलसता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। इसके रेशे पर धूप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश सहने की इसमें क्षमता तो होती है, लेकिन फिर भी अगर 2-3 दिन तक कपड़े को छोड़ दोगे तो भी क्या होगा, रेशे निर्बल पड़ के टूट कर फट जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। आई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि ताप सहने का यहाँ दिखा रहा है कि क्षमता, देखो ताप सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन फिर भी अगर इसको हम छोड़ दें तो भी फट जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है अपघर्षण प्रतिरोधकता। समझ पा रहे हो ना कि लिनन पर अपघर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है कि लिनन का कपड़ा प्रेस करते हो तो जगह जगह ऐसे ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ते हैं ना, जैसे जिसको क्रीज कहते हो, तो मोड़ पड़ जाते हैं, ठीक ना। वहाँ पे अगर रगड़ दोगे तो वहाँ पे क्या होता है, यह रगड़ा जाए तो वहाँ से क्या होगा, फट जाता है। इसीलिए ज़्यादा मोड़ों पर रगड़ना नहीं चाहिए।
समझ रहे हो, क्योंकि अगर मोड़ दिए हो तो वहां का रेशा क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। तो वहां से मोड़ोगे तो इसके रेशे क्या होंगे, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने का मतलब कपड़ा फट जाता है। नेक्स्ट आपका है, देखो, सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कीटों का प्रभाव। इस पर कीट नहीं लगते हैं। कीट किस पर लगेंगे, प्रोटीन तंतु पर। और सेल्यूलोजिक तंतु है तो क्या इस पर क्या इसको प्रभाव डालेगा, फफूंद डालेगा। अगर इसको भी हम फफूंद नमी युक्त जगह पे छोड़ दें तो फफूंद तुरंत प्रभावित कर देती है। आई बात समझ में। तो यहाँ भी देखो यही लिखा हुआ है कि कीट नहीं प्रभावित करता है, बट इसको क्या करता है, आपका फफूंद प्रभावित कर देती है। नमी जहां दोगे इस कपड़े को, फिर वही कपास की तरह इसका भी हाल हो जाएगा। सिकन प्रतिरोधकता, क्रीज रेजिस्टेंट। लिनन के वस्त्रों में देखो प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदकता का गुण नहीं पाया जाता। इसकी वजह से क्या करोगे, एक दो बार अगर पहनते हो तो क्या पड़ जाएगा, इसमें सलवटें पड़ जाती हैं। ठीक ना, क्यों पड़ती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना था ना, क्यों पड़ती हैं, क्योंकि इस वस्त्र में प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता के गुणों का अभाव पाया जाता है। ठीक ना, अगर यह दोनों गुण इसमें रहता तो यह भी क्या होता, सिकुड़ता नहीं। वैसे ही अगर सिकुड़ता भी तो हम उठते तो तुरंत वो पूरा प्लेन हो जाता। आई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक ना, अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ लिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, समझ रहे हो ना। इसमें पहला ही हम देख रहे हैं कि अम्ल का प्रभाव, हमारे लिनन को अम्ल कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक ना, कैसे प्रभावित कर रहा है, अगर गर्म तनु अम्ल और ठंडे सांद्र अम्ल से क्या होता है, यह नष्ट हो जाता है। किंतु अगर ठंडा रहे, जिसमें उसका नेचर भी कूल रहे और पानी की भी मात्रा जिस अम्ल में ज्यादा रहे, वह क्या होगा, वह इसको प्रभावित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है आपका क्षार का प्रभाव। अल्काई का देखते हैं कि क्या होता है, कैसा इफेक्ट डालता है। तो लिनन का रेशा जो क्षार से है अधिक प्रभावित नहीं होता है। कपास भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक ना, इसीलिए तो इसको क्या किया जाता है, मर्सराइज परिसज्जा इस कपड़ों पर दिया जाता है। क्लियर है, दोनों चीज क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, रंग का प्रभाव, रंगों का प्रभाव। अब देखते हैं कि डाइज का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। ठीक ना, तो लिनन के रेशों पर रंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है तथा ये क्या होता है, कठिनाई से रंग पकड़ता है। आपका कपास भी क्या था कि बहुत कठिनता से उस पर हम कलर चढ़ाते थे, उसी तरह लिनन पर भी क्या है, कठिनता से कलर चढ़ता है। अगर कलर चढ़ भी जाता है तो जिस कपड़े को हम कलर करते हैं उसके रेशे क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि लिनन का रंगीन वस्त्र जल्दी फट जाता है और वाइट जो कलर होता है वह देर तक टिकाऊ रहता है, ज्यादा दिन तक टिकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है ब्लीच का प्रभाव। ब्लीचिंग प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर, लिनन पर। तो देखो कि बहुत ही तीव्र शक्तिशाली और बहुत ज्यादा ब्लीच ले लेते हो तो लिनन के रेशे क्या होते हैं, वहीं कमजोर हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, कमजोर पड़ जाते हैं। इसीलिए इसको बहुत लाइट ब्लीच की आवश्यकता होती है, जैसे कॉटन के लिए वैसे लिनन के लिए। पसीने का प्रभाव, लिनन के रेशे में ये समझ लो कि पसीना को सोखने की तो अद्भुत क्षमता पाई जाती है, लेकिन जिसका पसीना अम्लीय होता है उससे वहाँ के उस व्यक्ति का जहाँ पसीना लगता है वहाँ के रेशे पीले भी पड़ जाते हैं और कमजोर होकर वहीं से फटना शुरू कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये तो आपका था हमारा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, इसके अलावा ये समझ लो कि लिनन से कोई भी क्वेश्चन बन नहीं सकता है। कल हम आपको देंगे, इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे, कल के लेक्चर से जितने क्वेश्चन बनेंगे कल हम लेकर आपको कराते हैं। ठीक ना, लेकिन उसके लिए दोनों लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा,
समझ रहे हो ना। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट कर दिए हैं आपको कि एक साथ पढ़ोगे तो चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, समझ रहे हो ना। उसको बांट कर पढ़ोगे तो कभी भूलेगा नहीं, समझ रहे हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो हम क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना, उसमें ELT, TGT, PGT तीनों के सिलेबस को कवर करा रहे हैं हम। आप देखिएगा, सिलेबस अपना मिलाकर देखिएगा, तीनों को लेकर चलते हैं। और आप ये मत समझिए कि अभी पेड बैच हम लेंगे या लाइव क्लास लेंगे, अभी आप इसी को कंटिन्यू देखिए, समझ रहे हो ना। इसको देखिए, इसके क्वेश्चन को करिए, उतने चैप्टर को क्लियर करिए। हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं, सभी के कमेंट पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक ना। जिसको जैसी ही ज़रूरत होगी हम वैसा ही क्लास देंगे आप लोगों को। बस मेरा एक ही पर्पज़ है कि आप लोगों का एग्ज़ाम हम क्लियर करा दें, समझ रहे हो ना। संभावना है कि दिसंबर में आपका पेपर भी हो जाए, ELT की वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे MCQ को देखते रहिए, हमारे लेक्चर को देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन छूट भी रहा है तो हम 125 की भी सीरीज कराएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, समझ रहे हो ना। जो भी अगर समस्या होती है उस कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, हम सबके कमेंट पर ध्यान देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल अगली क्लास में।